बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए है। इसमें हम चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर नेटवर्क से टॉपिक नंबर 3.6 से लेकर 3.12 तक डिस्कस करेंगे, जिसमें OSI लेयर्स हैं, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6, एड्रेसेस, नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क के सिक्योरिटी मेथड्स और रियल टाइम नेटवर्क की एप्लीकेशंस हमारी ज़िंदगी में क्या हैं, इन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा। टॉपिक नंबर 3.6 है बेटा हमारे पास द OSI नेटवर्किंग मॉडल। OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसी मेथडोलॉजी है जिसकी मदद से नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स को समझने में आसानी मिलती है। जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा सेंड करते हैं फ्रॉम सेंडर साइड टू रिसीविंग साइड, इसको हमने प्रोसेस को 7 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि हर लॉजिकल लेयर के फंक्शन को सेपरेटली समझना आसान हो जाए। अब OSI लेयर्स जो है वो 7 लेयर्स पर मुश्तमिल हैं। इनके नाम है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल। इनके नाम याद करने के लिए आप एक सेंटेंस लिख लें, आपकी स्क्रीन पर भी चला दिया जाएगा। ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। A for application, P for presentation, S for session, T for transport, N for network, D for data link and P for physical। लेफ्ट साइड पे जहां बेटा आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है क्लाइंट साइड, ये सेंडर साइड है। सेंडर साइड से जब डाटा भेजना होता है तो लेयर 7 से प्रोसेस स्टार्ट होता है और लेयर 1 की तरफ जाता है। लेयर 1 आपकी फिजिकल लेयर है जो कि केबल के साथ कनेक्ट है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जब आपका डाटा ट्रांसफर करता है तो इसको हम फिजिकल लेयर कहते हैं केबल पे। जब ये रिसीविंग एंड पे पहुंचता है जहां पर सर्वर साइड लिखा हुआ है राइट साइड पे, तो लेयर 1 पे डाटा रिसीव होता है और फिर लेयर 2, 3, 4, 5, 6, 7 में अपवर्ड जाता चला जाता है और उस डाटा को वापस ओपन किया जाता है और यूजर एंड पे दिखाया जाता है, आपकी स्क्रीन पर शो किया जाता है कि क्या डाटा जो है सेंडिंग साइड से आया है। मैं आपको इसकी एक एनिमेशन दिखाता हूं जिससे आपको मजीद समझने में आसानी होगी। आपको स्क्रीन पर बेटा एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल, ये तमाम लेयर्स दिखाई जा रही हैं। अब इस एनिमेशन में अगर आप नोट करें बेटा, तो सेंडिंग साइड से रिसीविंग साइड की तरफ डाटा भेजा जा रहा है। सेंडर साइड की एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर ने डाटा को हेडर्स के दरमियान पैकेट्स में पैक किया। ट्रांसपोर्ट लेयर में आया तो लेयर 4 का हेडर अटैच हुआ। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद नेटवर्क लेयर पे आया तो लेयर 3 का हेडर अटैच हुआ। डाटा लिंक लेयर पे आया तो लेयर 2 का हेडर अटैच हुआ। और जब फिजिकल लेयर पे आया तो डाटा बिट्स की फॉर्म में आपकी केबल के ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से जब ये रिसीविंग साइड पे पहुंचता है तो फिजिकल लेयर पे रिसीव होता है, और फिजिकल लेयर पे रिसीव होने के बाद 1 बाय 1 तमाम हेडर्स को रिमूव किया जाता है। सबसे पहले लेयर 2 के हेडर को रिमूव किया जाता है, फिर लेयर 3 के हेडर को रिमूव किया जाता है, फिर लेयर 4 के हेडर को रिमूव किया जाता है, और इसी तरीके से ऊपर वाली जो 3 लेयर्स हैं जिन्हें हम अपर लेयर्स कहते हैं, उनके ऊपर डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर वो तस्वीर है तो तस्वीर की फॉर्म में, ऑडियो है तो ऑडियो की फॉर्म में, वीडियो है तो वीडियो की फॉर्म में। तो अगर आप इस एनिमेशन को गौर से देखें तो 1 बाय 1 लेयर वाइज डाटा नीचे आ रहा है फिजिकल लेयर की तरफ, और देन फिजिकल लेयर पे बिट्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, और इसी तरीके से रिसीविंग साइड में इसका रिवर्स प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाता है। डाटा रिसीव करके 1 बाय 1 हेडर्स को रिमूव करके डाटा को यूजर फॉर्म में यूजर को रिप्रेजेंट किया जाता है। जो फॉर्म हमें समझ आती है अपनी स्क्रीन पर, उस फॉर्म में डाटा को वापस रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम 1 बाय 1 तमाम लेयर्स के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहले फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्चुअल कनेक्शन मेंटेन करना है बिटवीन द डिवाइसेस, फिजिकल कनेक्शन। प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अनप्रोसेस्ड डाटा बिट्स वाया फिजिकल मीडियम इज द फोकस हियर, कि जब बिट्स की फॉर्म में डाटा ट्रेवल करवाना होता है आपने वायर पे या वायरलेसली, तो आपकी कौन सी लेयर काम आती है? फिजिकल लेयर। आप यूं समझ लें कि आपके पास हार्डवेयर है जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहा है, जैसा कि नेटवर्क इंटरफेस केबल्स, आपके रिपीटर्स, आपके हब्स, आपके कनेक्टर तमाम फिजिकल पोर्ट पे कनेक्ट होते हैं। इसलिए यहां पर जो लेयर काम करती है वो क्या कहलाती है? फिजिकल लेयर काम करती है। सेकंड लेयर है बेटा आपके पास डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर मैक पे काम करती है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसको कहते हैं।
जहां आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है, हर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का यूनिक मैक एड्रेस होता है। तो डाटा लिंक लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ फ्रेम्स। जब आपका डाटा फ्रेम्स की फॉर्म में डिलीवर किया जाता है सेंडर से रिसीविंग साइड पे, तो उसमें कोई एरर तो नहीं आया, कोई फ्रेम मिस तो नहीं हुआ। अगर कोई फ्रेम मिस हुआ है तो उस फ्रेम को रीसेंड किया जाता है। तो नोड टू नोड, एक नोड से दूसरे नोड, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, डाटा ट्रांसपोर्ट में एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन डाटा लिंक लेयर का काम है। ये गारंटी देती है कि फिजिकल लेयर पे डाटा जाने से पहले बिल्कुल एरर फ्री फॉर्म में जाए। अब डाटा लिंक लेयर को आप एग्जांपल के तौर पे ट्रैफिक लाइट्स और इंटरसेक्शन ले सकते हैं। जैसे आपके ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, वो इस चीज की गारंटी देते हैं कि आपस में कोलिजन नहीं होगी। ट्रैफिक सिग्नल्स एक साइड का ओपन है तो दूसरी साइड का बंद हो जाता है, और फिर जब दूसरी साइड का ओपन होता है तो पहली साइड का बंद हो जाता है। बेसिकली यहां पर मेंशन करने का मकसद ये है कि डाटा लिंक लेयर जो है कोलिजन नहीं होने देती। कोलिजन की वजह से आपका जो फ्लो ऑफ डाटा है वो नहीं रुकता। ठीक है। थर्ड लेयर है बेटा आपके पास नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर का सबसे बड़ा किरदार है। नेटवर्क लेयर आईपी लेयर कहलाती है, आईपी एड्रेसेस पे काम करती है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस आपको समझाएं तो आपके कंप्यूटर का वो एड्रेस जिसकी मदद से वो नेटवर्क पे पहचाना जाता है, इसको आईपी एड्रेस कहते हैं। जिस तरह बेटा आपके घर का एक एड्रेस है, और आपके घर के एड्रेस में सबसे पहले आप अपने घर का एड्रेस बताते हैं, फिर टाउन का एड्रेस, फिर सूबे का एड्रेस, फिर मुल्क का एड्रेस। इसी तरह आईपी एड्रेस के भी डिफरेंट सेक्शंस हैं। जो सबसे लास्ट सेक्शन है जिसे फोर्थ ऑक्टेट कहते हैं, वो आपका आइडेंटिटी बताता है आपके सिस्टम की, आपके कंप्यूटर की ओवर द नेटवर्क। तो नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल है टू डाटा ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। जब आपने अपने नेटवर्क से किसी और डिफरेंट नेटवर्क पे डाटा भेजना होता है तो नेटवर्क लेयर जो है वो इस चीज को हैंडल करती है। इसके अलावा नेटवर्क लेयर का काम बेटा राउटिंग है। राउटिंग से मुराद आपके सोर्स राउटर से लेकर आपके डेस्टिनेशन राउटर तक, सोर्स डिवाइस से लेकर आपके डेस्टिनेशन डिवाइस तक बेस्ट पाथ चूज करके देती है कि किस रास्ते के थ्रू आपका पैकेट जाए तो कम से कम जो है लोड आएगा। अब जब आप मैसेज भेजते हैं अपने किसी दोस्त को, ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, तो आपका मैसेज आपके मोबाइल से पहले आपके घर पे जो राउटर लगा हुआ है, मॉडेम लगा हुआ है, वहां तक जाता है। उसके बाद ये राउटर डिसाइड करता है आईएसपी राउटर के पास, और जब ये आईएसपी के राउटर के पास पहुंच जाता है बेटा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसे हम कहते हैं, वो कंपनी जो आपको पैसे लेकर माहाना इंटरनेट की सर्विस मुहैया कर रही है, उसे आईएसपी कहते हैं। हो सकता है आपके घर पीटीसीएल का लगा हुआ हो इंटरनेट, साइबरनेट का लगा हुआ हो, वतीन वाइट ट्राइब का लगा हो, एयरटेल का लगा हो, जिस भी कंपनी का लगा हुआ है उसको आप आईएसपी कहेंगे। आईएसपी का राउटर फिर डिसाइड करता है कि डेस्टिनेशन जिसको आपने मैसेज भेजा है वो कहां पर एग्जिस्ट करता है नेटवर्क पे, और अपने एड्रेस से लेकर उस एड्रेस तक का बेस्ट पाथ आपको चूज करके देता है आपकी आईएसपी का राउटर। तो नेटवर्क लेयर पे बेसिकली राउट सिलेक्शन हो रही होती है, और सेकेंड चीज के डाटा ट्रांसफर होता है बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जीपीएस सिस्टम की मिसाल दी गई है कि जीपीएस सिस्टम आपको रास्ता ढूंढ के देता है। इफ यू वांट टू ट्रेवल फ्रॉम योर होम टू स्कूल, आपने घर से स्कूल जाना है, आपने अपने मोबाइल ओपन किया, गूगल मैप्स ओपन किए, उसको जीपीएस सिस्टम कहते हैं। आपने सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस दिया और उसने आपको बेस्ट पाथ चूज करके दिया कि किस रास्ते के थ्रू आप जाएं तो आपको कम से कम हर्डल्स आएंगी, कम से कम टाइम लगेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर ये श्योरिटी देती है कि फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन सिस्टम डाटा आपका ट्रांसफर होगा और इसकी गारंटी देगा। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे बेटा दो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं, एक टीसीपी और एक यूडीपी। टीसीपी जो है वो आपको एक्नॉलेजमेंट मैसेज भी देता है डाटा ट्रांसफर करने के बाद। मतलब जैसे कि आप टीसीएस से पार्सल भिजवाते हैं और एंड में आपको मैसेज आता है कि जी आपका पार्सल रिसीव करवाया जा चुका है, पहुंच चुका है। तो टीसीपी रिलायबल डाटा ट्रांसफर की स्कीम है, प्रोटोकॉल है। इसके अलावा दूसरा प्रोटोकॉल है यूडीपी। अब यूडीपी जो है वो डाटा तो आपका पहुंचाता है लेकिन आपको एंड में एक्नॉलेजमेंट मैसेज नहीं रिसीव करवाता। ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये जो दोनों प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, इनका मकसद होता है टू मैनेज द डाटा फ्लो कंट्रोल एंड एरर चेकिंग, कि अगर कोई एरर आ रहा है तब भी ये उसको कैटर करते हैं, और आपका कितना डाटा फ्लो है उसको कंट्रोल करते हैं। मतलब आपके फ्रेम की विंडो, कि अगर यहां से 1500 बाइट्स का एक फ्रेम बनाया जा रहा है तो रिसीविंग एंड पे भी 1500 बाइट्स की ही डाटा फ्लो की विंडो।
ठीक है। नेक्स्ट है लेयर 5 पे हमारे पास सेशन लेयर। सेशन लेयर का काम है बिटवीन द एप्लीकेशन सेशन मेंटेन करवाना। ये सेशन को इनिशिएट भी करवाती है, मेंटेन भी करवाती है, टर्मिनेट भी करवाती है। जब दो डिवाइसेस के दरमियान सेशन खत्म हो जाता है तो सेशन को टर्मिनेट करवाया जाता है, जब जरूरत पड़ती है तो सेशन को इस्टेब्लिश करवाया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि सेशन को इनिशिएट करवाना, और दौरान सेशन मेंटेन भी यही करवाती है। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले लें कि अगर आपको एक फोन कॉल करनी है किसी रिसीविंग पार्टी को, तो जब आप अपना फोन उठाते हैं कॉल मिलाने के लिए तो ये इनिशिएटिंग अ सेशन है, और दरमियान में कॉल जब आपकी चल रही होती है तो दैट इज कॉल्ड मेंटेनिंग अ सेशन, और जब आपकी कॉल एंड हो जाती है, आप एंड का बटन दबाते हैं, हैंग अप करते हैं, तो ये है टर्मिनेटिंग अ सेशन। इसी तरह लेयर 6 है बेटा आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेट करती है डाटा को बिटवीन द एप्लीकेशन लेयर एंड द नेटवर्क। प्रेजेंटेशन लेयर ऐसी फॉर्म में डाटा को इनक्रिप्ट करती है, कन्वर्ट करती है, जो कि रिसीविंग सिस्टम पे पढ़ा जा सके। प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेटर का काम करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बुक आपसे डिफरेंट लैंग्वेज में हो और वो आपको ट्रांसलेट करके दी जाए आपकी लैंग्वेज में, तो प्रेजेंटेशन लेयर का भी यही काम है कि ऐसे फॉर्मेट में डाटा को कन्वर्ट करना जो रिसीविंग साइड पे जब रिसीव हो तो वो उसको रीड आउट कर सके। इसके साथ साथ आपके पास है बेटा एप्लीकेशन लेयर। अच्छा, एक लाइन और ऊपर उसने मेंशन कर दी कि प्रेजेंटेशन लेयर हैंडल डाटा इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन। तो ये भी आप इसके मकासद में याद कर लें कि प्रेजेंटेशन लेयर डाटा इंक्रिप्शन करवाती है, मतलब डाटा को उस फॉर्मेट में तब्दील करती है, और कंप्रेशन भी करवाती है कि डाटा को कम बाइट्स में भेजने की ट्राई करती है। और लास्ट है बेटा आपके पास एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन एंड यूजर से क्लोजर है। जब आप अपने सिस्टम पर ईमेल ओपन करते हैं, वेब ब्राउजिंग करते हैं, फाइल ट्रांसफर की एप्लीकेशन ओपन करते हैं, कोई वेब व्हाट्सएप ओपन करते हैं, तो ये बेसिकली एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर एंड यूजर से करीब है, हमारे करीब है। तो एप्लीकेशन लेयर के जितने प्रोटोकॉल्स हैं, एफटीपी, एचटीटीपी, एसएमटीपी, ये तमाम बेटा काम करते हैं हमारे लिए। ये नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमारी एप्लीकेशंस को, जिनमें ईमेल है, वेब ब्राउजिंग है, फाइल ट्रांसफर है। ठीक है। एप्लीकेशन लेयर को आप वेटर के तौर पे ले लें, जैसे वेटर आपको खाना सर्व करता है, इसी तरीके से ये हमें नेटवर्किंग की सर्विसेज सर्व करते हैं हमारे एप्लीकेशन को। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बेटा 3.7 आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। आईपी स्टैंड्स फॉर बेटा इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एक ऐसा यूनिक आइडेंटिफायर, एक ऐसा यूनिक एड्रेस है जो आपकी डिवाइस को इंटरनेट पे शनाख्त प्रोवाइड करता है। इस एड्रेस की मदद से आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो लैपटॉप है, आपका जो मोबाइल फोन है, इस एड्रेस की वजह से मैसेज को रिसीव भी कर पाता है, और इसी एड्रेस की वजह से मैसेज को सेंड भी कर पाता है। तो किसी भी नेटवर्क पर यूनिक शनाख्त के लिए आईपी एड्रेस की आपको जरूरत है। अगर आपके डिवाइस पर आईपी एड्रेस मौजूद नहीं है तो आपकी डिवाइस इंटरनेट का या किसी भी नेटवर्क का हिस्सा नहीं बन सकती। दो इसके मेन वर्जन है बेटा, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। सबसे पहले जो वर्जन लॉन्च किया गया मार्केट में वो आईपी वर्जन 4 था, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस का। इसकी टोटल जो लेंथ है वो बेटा 32 बिट है, और 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है, 4 ऑक्टेट्स। 32 बिट को आप 4 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 8। अब 8 का मतलब है 8 बिट्स का एक हिस्सा है, 8 बिट्स पर मुश्तमिल एक हिस्सा है। तो इस तरह के 4 हिस्से जब मिलेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 32 बिट्स, जिन्हें हम 4 बाइट्स एड्रेस कहते हैं। आईपी वर्जन 4 की जो मैक्सिमम रेंज है एड्रेसेस की, वो अराउंड 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेसेस है। कैसे निकलता है ये नंबर? 2 रेज़ टू पावर 32। जब आप 2 की पावर 32 लेंगे अपने कैलकुलेटर पे तो जो आंसर आता है वो राउंड अबाउट 4.3 बिलियन एड्रेसेस बनता है। अब 4.3 बिलियन एड्रेसेस, इससे मुराद के 4.3 बिलियन डिवाइसेस जो है इंटरनेट पर यूनिकली आइडेंटिफाई की जा सकती हैं इस आईपी एड्रेसिंग स्कीम के जरिए। इसके 4 ऑक्टेट्स का बेटा एक सैंपल आपको दिखाया गया यहाँ पे 172.172.168.254.1। इसमें की जो सबसे लास्ट एड्रेस है .1, ये आपकी मशीन का एड्रेस है, और ये जो 172.168.254 है ये बेटा आपके नेटवर्क का एड्रेस है। ये आपके नेटवर्क की पहचान करता है कि आप किस नेटवर्क पे हैं,
और एंड में जो लास्ट ऑक्टेट है ये आपके कंप्यूटर की पहचान बताता है कि आपका कंप्यूटर किस जगह पर मौजूद है। इसी तरीके से अगर आप इसको मजीद समझना चाहें तो मैं आपको अपने मशीन का आईपी एड्रेस शो करवाता हूं। मैंने अपने मशीन पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन की और आपके सामने एक कमांड लिखी IP config/all। जब मैंने ये कमांड लिखी तो इसने मेरे इंटरनेट के तमाम एड्रेसेस शो करवा दिए। अब ये मेरा वायरलेस कार्ड है बेटा, वाईफाई अडॉप्टर कार्ड, जिसमें मुझे आईपी एड्रेस इस वक्त क्या साइन हुआ है, आईपी वर्जन 4 का एड्रेस 192.168.100.15। इसका मतलब मेरा कंप्यूटर इस वक्त किस नेटवर्क पे है, 192.168.100 पे, और मेरे कंप्यूटर का नंबर उसमें से कौन सा है, .15। तो 15 नंबर मुझे असाइन हुआ है इस वक्त। तो इस तरीके से आपकी रिकॉग्निशन होती है कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क पे कहां मौजूद है। इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको एक छोटी सी एनिमेशन दिखाता हूं, जिससे मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपका नेटवर्क का एड्रेस इसमें से पोर्शन कौन सा है और आपके कंप्यूटर का फाइनल एड्रेस कौन सा है। तो देखिए, ये जो लेफ्ट साइड पे तीनों ऑक्टेट्स हैं 192.168.1, ये आपके नेटवर्क का पोर्शन है, और नोड का एड्रेस इसमें से कौन सा है, .50। तो पहले 3 ऑक्टेट आपको नेटवर्क की एड्रेस के बारे में बताते हैं, और लास्ट ऑक्टेट जो है वो आपके अपने कंप्यूटर, आपके नोड के एड्रेस के बारे में आपको बताता है। इसको आप नोट कर लें। फिर हम इसका एडवांस वर्जन पढ़ते हैं, IP वर्जन 6। IPv4 एड्रेस में बेटा जो 4 ऑक्टेट्स हैं उनमें किसी भी एक ऑक्टेट की वैल्यू 0 से लेकर 255 तक हो सकती है। कम से कम वैल्यू 0 और बड़ी से बड़ी, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है, 255। इसी तरह नेक्स्ट वर्जन है इसका IP वर्जन 6। IP वर्जन 6 के आने की जरूरत क्यों पेश आई, क्योंकि डे बाय डे इंटरनेट पे डिवाइसेस की तादाद बढ़ती गई और कंप्यूटर साइंटिस्ट को लगा कि IP वर्जन 4 की जो रेंज है एड्रेसेस की वो खत्म हो जाएगी, एड्रेसेस कम पड़ जाएंगे और डिवाइसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा। लिहाजा इसको रिप्लेस कर दिया गया इसके एक एडवांस वर्जन से जिसका नाम है IP वर्जन 6। IP वर्जन 6 का जो एड्रेस है बेटा 128 बिट एड्रेस होता है। इसके कितने हिस्से होते हैं, बेसिकली इसमें 8 पार्ट्स होते हैं। कितने हिस्से होते हैं, 8। और इन 8 पार्ट्स में से जो पहले 4 पार्ट्स हैं वो आपको नेटवर्क के बारे में बताते हैं, और जो आखिरी 4 पार्ट्स हैं वो आपको बताते हैं आपके इंटरफेस के बारे में, मतलब आपके कनेक्टेड डिवाइस या नोड के बारे में। IP वर्जन 6 में जो एड्रेस है इसको हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाता है, और हर हेक्साडेसिमल 4 बिट पर मुश्तमिल है। तो लिहाजा आपके पास 8 पार्ट्स हैं और हर पार्ट में 4-4 हेक्साडेसिमल नंबर है, तो ये 32 हो गए। और जब आप 32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आता है, 128। इसलिए ये 128 बिट एड्रेस स्कीम कहलाती है। तो इसमें बेतहाशा यूनिक एड्रेसेस मौजूद हैं जो कि साइंटिस्ट का मानना है कि रहती दुनिया तक कायम रहेंगे और खत्म नहीं होंगे। तो IPv6 की एग्जांपल जो है आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही है। इसमें से ये जो पहले 4 हिस्से हैं ये आपको नेटवर्क के बारे में बताते हैं, और जो आखिरी 4 हिस्से हैं वो बेटा आपको आपके कंप्यूटर के एड्रेस के बारे में बताते हैं। ये तमाम के तमाम हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में शो किए गए हैं, और इसके हर 2 हिस्सों के दरमियान कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे IP वर्जन 4 में दरमियान में डॉट लगाया जाता है, यहाँ पे 2 हिस्सों के दरमियान क्या लगाया जाता है, कॉलन लगाया जाता है। इसकी भी एनिमेशन में आपको दिखाता हूं कि कैसे एड्रेस जो है वो डिवाइड होता है। अगर आप अपनी स्क्रीन पर गौर से देखें तो आप देखें एक IPv6 एड्रेस लिखा हुआ है, इसका नेटवर्क प्रीफिक्स जो है ब्लू हिस्से से आपको दिखाया जा रहा है, और जो आपकी इंटरफेस आईडी है वो किससे दिखाई जा रही है, पिंक हिस्से से दिखाई जा रही है। तो ये जो पिंक वाला एड्रेस है ये आपके इंटरफेस आईडी का एड्रेस है, और जो ब्लू वाला हिस्सा है ये आपको नेटवर्क के बारे में बता रहा है कि किस नेटवर्क पे आपकी डिवाइस इस वक्त मौजूद है। इसके साथ साथ अगर हम अपने कंप्यूटर का IPv6 एड्रेस देखना चाहें तो सेम वही कमांड हम लगाएंगे, IP config/all, और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां पर लिंक लोकल IPv6 एड्रेस मेरे कंप्यूटर का लिखा हुआ है। आप देखें उसी फॉर्मेट का IPv6 एड्रेस आपको नजर आ रहा है, FE80:6A3D:2895। तो ये जो एड्रेस है ये बेसिकली IP वर्जन 6 का IP एड्रेस है मेरी मशीन का, और जहां IPv4 लिखा हुआ है ये मेरी मशीन का IP वर्जन 4 एड्रेस है। इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर का, अपने मोबाइल का भी चेक कर सकते हैं। 2 किस्म के एड्रेसेस हमने इस टॉपिक में पढ़े, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6।
इन दोनों को समझना क्यों जरूरी है बेटा? कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क का हिस्सा है वो इन एड्रेसेस के बगैर काम नहीं कर सकती। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा 3.8 नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स की पहले तो आपको डेफिनेशन बतानी है, पहले प्रोटोकॉल का समझाना है कि क्या है प्रोटोकॉल। सेट ऑफ रूल्स बाय विच डेटा कम्युनिकेशन इज मेक पॉसिबल, कि वो तमाम रूल्स जिनकी मदद से सेंडर डिवाइस से डेस्टिनेशन डिवाइस तक डेटा कम्युनिकेट किया जाता है, उन सेट ऑफ रूल्स को बेटा प्रोटोकॉल्स का नाम दिया जाता है। अब डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अगर आपने फाइल ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए प्रोटोकॉल है एफटीपी। अगर आपने अपने वेब ब्राउजर पे किसी वेबसाइट का डाटा देखना है उसके लिए प्रोटोकॉल है एचटीटीपी। अगर आपने ईमेल भेजनी है तो उसके लिए प्रोटोकॉल है एसएमटीपी। इसी तरह डेटा ट्रांसफर बिटवीन टू नोड्स के लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। यहां पर वन बाय वन कुछ प्रोटोकॉल्स को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले बेटा डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस। डोमेन नेम सिस्टम आईपी एड्रेसेस को मैप करता है आपके डोमेन नेम पे। फॉर एग्जाम्पल एक डोमेन है google.com। अब google.com का आईपी एड्रेस आपको याद करना पड़ता अगर ये डोमेन नेम सिस्टम ना होता। डोमेन नेम सिस्टम ने हमारी जिंदगी आसान कर दी। जिस वेबसाइट के डाटा को आप किसी सर्वर पे होस्ट करते हैं, किसी वेबसाइट के पेजेस को होस्ट करते हैं, रखते हैं किसी मशीन पर, वो मशीन अपने आईपी एड्रेस से रिकॉग्नाइज की जाती है। अब दुनिया में मशीनें लाखों करोड़ों मशीनें मौजूद है ऐसी जिनके ऊपर वेबसाइट्स का डाटा है, तो आप कैसे इतने ज्यादा आईपी एड्रेस याद कर सकते थे? डोमेन नेम सिस्टम ने आपका काम आसान कर दिया, और इस तरीके से काम आसान कर दिया कि आप इजीली किसी भी डोमेन का आईपी एड्रेस जो है वो इससे निकालते हैं और ऑटोमेटिकली आपके वेब ब्राउजर पे वो वेबसाइट ओपन कर दी जाती है। अब अगर मैं आपको इसकी बैकएंड वर्किंग दिखाऊं डोमेन नेम सिस्टम की, तो मैं अपनी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूं, यहां पर कमांड लिखता हूं बेटा ns lookup। ns lookup पे मैं चाहता हूं कि मैं आईपी एड्रेस देखना चाहता हूं डोमेन नेम सिस्टम में bzu.edu.pk का क्या है, तो मैं यहां पे लिखता हूं www.bzu.edu.pk। तो आप देखें कि bzu.edu.pk की वेबसाइट जिस सर्वर के ऊपर पड़ी है, जिस मशीन के ऊपर पड़ी है, उसका आईपी एड्रेस क्या है 178.63.148.230। इसी तरह लेट सपोज आप देखना चाहते हैं कि जी gacmr.edu.pk गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज मखदूम रशीद की वेबसाइट का क्या आईपी एड्रेस है, तो आपके सामने आईपी एड्रेस आ गया 64.31.40.162। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि google.com का एड्रेस निकालें, google.com, तो आप देखें यहां पर भी उसने एक आईपी एड्रेस आपको दे दिया 142.250.202.46 और इसके साथ IPv6 एड्रेस भी बाइंड है, तो वो भी उसने आपको जवाब में दे दिया। इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट का या डोमेन का बेसिकली क्या निकाल सकते हैं, आईपी एड्रेस निकाल सकते हैं। ये जवाब कहां से आ रहे हैं? ये डोमेन नेम सिस्टम आपको जवाब दे रहा है। तो ये आंसर्स कहां से आ रहे थे बेटा आईपी एड्रेसेस के? ये बेसिकली मेरे सिस्टम का जो डीएनएस था, डोमेन नेम सिस्टम, वो ट्रांसलेट करके बता रहा था कि कौन सी वेबसाइट किस आईपी एड्रेस पे होस्ट हुई है। इसी तरह एक और प्रोटोकॉल यहां पे डिस्कस किया गया है डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डीएचसीपी आप जब अपने मॉडेम या राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये डीएचसीपी आपको ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेसेस असाइन करता है नेटवर्क पे। जब ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेसेस असाइन करता है तो रैंडम आईपी एड्रेस आपको असाइन होता है। इससे इसकी नेटवर्क मैनेजमेंट जो है सिंप्लीफाई हो जाती है, इजी हो जाती है। आप वहां से छोड़ के गए, कोई और शख्स आया, आपका आईपी एड्रेस वहां से रिलीज हो गया, वो आईपी एड्रेस उसको असाइन कर दिया गया। जब भी आप अपने वाईफाई नेटवर्क पे घर पे कनेक्ट करते हैं या अपने स्कूल कॉलेज में या किसी भी पब्लिक प्लेस पर, तो यही डीएचसीपी वहां पर काम कर रहा होता है और आपको आईपी एड्रेस असाइन करता है। नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल डिस्कस किया गया है यहां पर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP/IP। ये दोनों प्रोटोकॉल्स बेटा मिलकर काम करते हैं। ये बुनियाद है बेसिकली इंटरनेट कम्युनिकेशन की। अगर आपकी डिवाइस ने इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करनी है तो TCP और IP प्रोटोकॉल मस्ट है। TCP रिलायबल डाटा ट्रांसफर की इंश्योर करता है। IP जो है वो एड्रेसिंग और राउटिंग ऑफ डाटा पैकेट्स की गारंटी देता है आपको। आईपी एड्रेस की बुनियाद पे आपके नोड की आइडेंटिफिकेशन होती है नेटवर्क पे। इसके अलावा आईपी नेटवर्क लेयर पे काम करता है आईपी प्रोटोकॉल, जिसका काम है राउटिंग प्रोवाइड करना, बेस्ट राउट सेलेक्ट करके देना, बेस्ट पाथ सेलेक्ट करके देना फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन।
एक प्रोटोकॉल है यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये भी लेयर 4 पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। इसका मकसद फास्टर डिलीवरी है। ये कम रिलायबल होता है, डाटा ट्रांसफर स्पीड इसमें ज्यादा होती है। ये कम रिलायबल क्यों होता है? टीसीपी जो है एक्नॉलेजमेंट मैसेज देता है आपको, वापस पे ये भी बताता है कि आपका पैकेट पहुंच गया, जबकि यूडीपी आपको ये नहीं बताता कि आपका पैकेट पहुंच गया है। इस वजह से इसकी स्पीड थोड़ी सी टीसीपी की निस्बत ज्यादा होती है। टीसीपी और यूडीपी दोनों के दोनों लेयर 4 के प्रोटोकॉल्स हैं। टॉपिक नंबर 3.9 है बेटा हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी में वो तमाम मैयर्स, वो तमाम तदाबीर आ जाती हैं जिनकी मदद से आप अपने डाटा को प्रोटेक्ट करें, आप अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोक सकें अपने नेटवर्क पे, मतलब आपकी इजाजत के बगैर कोई आपके नेटवर्क में एंटर ना हो सके, आपके नेटवर्क पे लॉग इन ना कर सके। इंपॉर्टेंस नेटवर्क सिक्योरिटी की हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा है। सबसे पहला डाटा प्रोटेक्शन, कि अगर आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो आप हमेशा चाहेंगे कि आपकी कोई इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सके। तो डाटा प्रोटेक्शन ये इंश्योर करती है कि आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अनऑथराइज्ड एक्सेस से बची रहेगी। ऐसे यूजर जिनके पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, जिनको आपने इजाजत नहीं दी, वो आपके डाटा को एक्सेस ना कर सके, रसाई ना हासिल कर सके। सेकेंड है बेटा प्रिवेंटिंग अटैक्स, डिफेंडिंग अगेंस्ट मैलिशियस अटैक्स दैट कैन डिसरप्ट नेटवर्क्स एंड स्टील डाटा। कि अगर आप नेटवर्क सिक्योरिटी की प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे तो आपका जो नेटवर्क है, आपका जो कंप्यूटर है, वो वायरस के अटैक से, वो इंट्रूडर्स के अटैक से, वो हैकर्स के अटैक से बचा रहेगा। थर्ड फायदा है नेटवर्क सिक्योरिटी का बेटा मेंटेनिंग प्राइवेसी, कि अगर आप नेटवर्क सिक्योरिटी की प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे, तो आपका पर्सनल डाटा, आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा, आपके ऑफिस का डाटा, ये कंप्रोमाइज नहीं होगा, आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, कोई और आपके डाटा में एंटर नहीं हो पाएगा। एंड लास्ट इसका जो फायदा लिखा गया है यहां पर, इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी। अगर आपके नेटवर्क रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, कोई हैकर उन्हें हैक नहीं करेगा, कोई अनऑथराइज्ड यूजर उनको बिजी नहीं करेगा, तो नेटवर्क आपके लिए अवेलेबल रहेगा और आप आसानी से अपने रिसोर्सेज को खुद से इस्तेमाल कर पाएंगे। इसी तरह बेटा टॉपिक नंबर 3.10 में आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है नेटवर्क सिक्योरिटी के मेथड्स का। सिर्फ सिंगल लाइन में आपको इंट्रोडक्शंस दिए गए हैं, डिटेल नहीं है इसमें। फायरवॉल एक मेथड है। फायरवॉल की मदद से आप अपने नेटवर्क से बाहर जाने वाली ट्रैफिक और अपने नेटवर्क की तरफ आने वाली ट्रैफिक, चाहे वो इनकमिंग ट्रैफिक हो चाहे वो आउटगोइंग ट्रैफिक हो, उसके ऊपर बेटा रूल्स लगाते हैं मॉनिटरिंग के, और उन रूल्स में जो ट्रैफिक कैप्चर हो जाएगी उस ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया जाता है, चाहे वो इनकमिंग हो चाहे वो आउटगोइंग ट्रैफिक हो। तो फायरवॉल को आप यूं समझ लें कि आपने एक चौकीदार बिठा दिया और उस चौकीदार को आपने बता दिया कि ये रूल्स हैं, अगर ये रूल्स ओके हो रहे हो तो ट्रैफिक आने देनी है, वरना नहीं आने देनी और ना जाने देनी। अब ये जो फायरवॉल है बेटा, ये सॉफ्टवेयर वर्जन भी मार्केट में मौजूद है और हार्डवेयर फायरवॉल्स भी मौजूद हैं। डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो कंपनीज फिर चूज करती हैं कि हमें सॉफ्टवेयर फायरवॉल लगानी है या हार्डवेयर लगानी है। सेकेंड बेटा नेटवर्क सिक्योरिटी का मेथड है इंक्रिप्शन, कि आप जरूरी तौर पर अपने नेटवर्क पे इंक्रिप्शन ऑन करें ताकि आपका डाटा सिक्योर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो, और जब ट्रैवल हो ओवर द वायर, ओवर द नेटवर्क ट्रैवल हो, तो हमेशा इंक्रिप्टेड फॉर्म में डाटा ट्रैवल हो। अगर कोई इंट्रूडर आपके डाटा को पकड़ भी ले तो वो उसको डिक्रिप्ट ना कर सके और डिक्रिप्ट करके उसको देख ना सके कि आपका क्या मैसेज जा रहा था। थर्ड बेटा एक प्रैक्टिस लिखी गई है नेटवर्क सिक्योरिटी की, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम होता है वायरस को पकड़ना, वायरस को डिटेक्ट करना और वायरस को रिमूव करना। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिटेक्ट्स द वायरस एंड रिमूव द वायरस। तो ये फायरवॉल, इंक्रिप्शन, एंटीवायरस टेक्निक्स, ये तमाम ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से आप अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी को मेंटेन करवाते हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है बेटा 3.11 में टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा 3.11 टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। अब नेटवर्क्स को क्लासिफाई किया जाता है, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, बुनियादी तौर पर उनके साइज की बुनियाद पर, रेंज की बुनियाद पर कि कितने एरिया में वो काम करते हैं, और उनके पर्पस की बुनियाद। तो सबसे पहली जो कैटेगरी यहां पर लिखी गई है वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क बेटा एक स्मॉल नेटवर्क होता है जो कि आप अपनी पर्सनल डिवाइसेस के लिए, जिनमें आपका स्मार्टफोन, आपका टैबलेट, आपका लैपटॉप, आपके घर का कंप्यूटर, आपके घर का प्रिंटर, ब्लूटूथ डिवाइसेस ये हो सकती हैं जो आपके घर पे मौजूद होती हैं, या एक बहुत छोटा ऑफिस जिसमें 1-2 एम्प्लॉयज के ऊपर काम चल रहा होता है।
तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क में कहता है ब्लूटूथ कनेक्शंस बिटवीन अ स्मार्टफोन एंड अ वायरलेस हेडसेट फॉर्म अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक एग्जांपल के तौर पे लिखा गया कि आपने अपने स्मार्टफोन को अपने वायरलेस हेडसेट से कनेक्ट किया वाया ब्लूटूथ, तो ये किसकी मिसाल हो जाएगी? पर्सनल एरिया नेटवर्क की। तो इस नेटवर्क की रेंज भी बहुत कम होती है और डिवाइसेस की तादाद भी बहुत कम होती है। रेंज जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क की चंद मीटर्स होती है और पर्सनल डिवाइस की कम्युनिकेशन के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है बेटा हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम लैन कहते हैं। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें आप अपनी कंप्यूटर्स को, अपने डिवाइसेस को विद इन अ लिमिटेड एरिया रेंज कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्कूल में लैब बनी होती है, आपके ऑफिस की बिल्डिंग में लैब्स बनी होती हैं, आपके कॉलेज में लैब्स बनी होती हैं, ये लोकल एरिया नेटवर्क के जुमरे में आती हैं। इनमें एक सिंगल स्विच जिससे आपके तमाम कंप्यूटर्स लैब के कनेक्ट होते हैं। इनकी रेंज 20, 30, 40, 50 हो सकती है। इसका जियोग्राफिकल एरिया लिमिटेड होता है, विद इन द बिल्डिंग होता है, इसलिए इसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। एग्जाम्पल में वो लिखता है कि कंप्यूटर नेटवर्क इन योर स्कूल दैट कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर इन द लैब इज अ लैन। क्या आपके स्कूल की जो कंप्यूटर नेटवर्क है, आपके स्कूल का जो कंप्यूटर लैब है, वो बेसिकली किस कैटेगरी में आता है? लोकल एरिया नेटवर्क में। तो अब आप यहां पर अगर तस्वीर में देखें गौर से, तो यहाँ पर 4 कंप्यूटर्स हैं, ये स्विच के साथ कनेक्ट हो गए, ये एक लैब हो गई, लैन बन गई। इसी तरीके से यहाँ पर ये दूसरी लैब है, ये भी अपने स्विच के साथ कनेक्ट हो गई, ये दूसरी लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। इस तरीके से लोकल एरिया नेटवर्क कॉन्फ़िगर होता है। फिर है आपके पास बेटा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रो का वर्ड निकला शहरी इलाके से। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का जो जियोग्राफिकल रेंज है वो एक शहर पर फैला हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो स्कूल है उसके शहर में 10 कैंपसेस हैं, और अगर आप नेटवर्क के जरिए उन 10 कैंपसेस के लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो इस नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे। अब ये एक कंपनी है जिसका हॉस्पिटल भी है, जिसका स्कूल भी है, जिसका कॉलेज भी है और जिसकी फैक्ट्री भी है। उस कंपनी ने अपने इन चारों जो आइडेंटिटीज हैं, हॉस्पिटल, कॉलेज, फैक्ट्री और स्कूल, इनको एक नेटवर्क के जरिए कनेक्ट किया है ताकि इन चारों बिल्डिंग्स की आपस में कनेक्टिविटी की जा सके। तो इस नेटवर्क का नाम क्या दे दिया गया? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क डिफरेंट आपकी यूनिवर्सिटी की ब्रांचेस को मिला सकती है, कॉलेज के ब्रांचेस को, स्कूल के ब्रांचेस को, आपके बैंक की ब्रांचेस जो एक शहर में मौजूद हो उनके लिए बनाया जा सकता है। डिफरेंट लैंड्स को कनेक्ट करने के काम आता है विद इन द सिटी। इसकी जो रेंज है अप्रोक्सीमेटली 50-60 किलोमीटर तक होती है। ये आइडियल है फॉर अ सिटी वाइड कनेक्टिविटी, एक शहर के अंदर कनेक्टिविटी देने के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी है नेटवर्क की वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। वैन इसको हम इसलिए कहते हैं वाइड एरिया कि ये जियोग्राफिकल बड़े एरिया को कनेक्ट करता है, बड़े एरिया पर फैला होता है। डिफरेंट लैंड्स इसमें कनेक्ट हो सकती हैं, डिफरेंट मैन्स इसमें कनेक्ट हो सकती हैं। इंटरनेट इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। तो आप इंटरनेट की अगर कनेक्टिविटी देखें तो पूरी दुनिया में फैली हुई है। आप यहां से बैठ के अमेरिका में बैठे अपने किसी कोलीग को मैसेज करते हैं, अब कितना बड़ा जियोग्राफिकल एरिया आपने कवर किया इसमें। तो लिहाजा इंटरनेट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ वैन और पब्लिक वैन। तो वो लिखता है द नेटवर्क दैट कनेक्ट डिफरेंट ब्रांच ऑफिसेज ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी अक्रॉस कंट्रीज इज अ वैन। पूरे मुल्क में अगर आपकी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, आपने उसको कनेक्टिविटी देनी है तो यकीनी बात है आप किससे देंगे? वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू देंगे। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है बेटा एक लिखा गया है ये ग्रीन बॉक्स में, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन क्या होता है? अगर आप अपने ऑफिस के मेंबर्स को एक सिक्योर नेटवर्क प्रोवाइड करना चाहते हैं कि वो अपने घर जाके अपने ऑफिस को कनेक्ट कर सके वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू, तो आप एक वीपीएन परचेज करेंगे और उस वीपीएन के ऊपर लॉगिन्स बनाएंगे अपने एम्प्लॉयज का। उस लॉगिन के थ्रू आपका एम्प्लॉय जो है अपने नेटवर्क्स को, अपने सर्वर को, अपने कंप्यूटर को, ऑफिस वाले को एक्सेस करेगा। तो इस नेटवर्क को कहते हैं बेटा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, इसमें बाहर के लोग एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ जिसके पास लॉगिन पासवर्ड है वही इस नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है, बाकी लोग इसका हिस्सा नहीं बन सकते। तो वैन के साथ सिक्योर कनेक्टिविटी देने के लिए, किसी भी पब्लिक नेटवर्क को सिक्योर कनेक्टिविटी देने के लिए वीपीएन बनाए जाते हैं। फिर आपके पास बेटा कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क आप कह सकते हैं कि एक आपके स्कूल की बिल्डिंग बहुत बड़ी है, आपका कैंपस बहुत ज्यादा बड़ा है जियोग्राफिकल एरिया पे, और आपके स्कूल में ही 4 से 5 लैब्स मौजूद हैं।
लोकल एरिया नेटवर्क बने हुए हैं आपके स्कूल में, एक बायोलॉजी की लैब, एक फिजिक्स की लैब, एक कंप्यूटर की लैब, एक केमिस्ट्री वालों की लैब, ठीक है, एक ऑफिस का नेटवर्क, और आप ये तमाम नेटवर्क को आपस में मिलाते हैं तो ये कहलाएगा कैंपस एरिया नेटवर्क। इसकी भी जियोग्राफिकल एरिया की लिमिटेशन लिमिटेड होती है। ये आपके एक स्कूल के कैंपस, एक कॉलेज के कैंपस, एक यूनिवर्सिटी के कैंपस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट बिल्डिंग्स को आपस में मिलाता है। लास्ट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का 3.12 रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, कि हमारी जिंदगी में कंप्यूटर नेटवर्क्स कहाँ किरदार अदा कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लिखी गई है बिजनेस की, कि कारोबारी मामलात में रिसोर्स शेयरिंग हम इससे कर रहे हैं, एफिशिएंट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, आपके जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं वो उनमें कंप्यूटर नेटवर्क्स काम आ रहे हैं, डाटा मैनेजमेंट हो रही है, ई कॉमर्स आजकल चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो कि यूजिंग द इंटरनेट आप चीजें बेच भी रहे हैं, चीजें खरीद भी रहे हैं। आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अब आप फेसबुक पे आप शॉप्स देखते हैं, ठीक है, शॉपिफाई पे देखते हैं। ये सब के सब बिजनेस में जो फायदे हुए हैं ये कंप्यूटर नेटवर्क्स की मदद से है बेटा। इसके अलावा सेकंड फायदा आपके लिए लिखा गया है एजुकेशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वर्चुअल क्लासरूम बनाए जा रहे हैं, एजुकेशनल रिसोर्सेज तक आपकी रसाई पहुंचाई जा रही है। जिस तरह अभी ये लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है और आप इसे ओवर द यूट्यूब, ओवर द इंटरनेट देखेंगे, तो लिहाजा अगर आपके पास नेटवर्क नहीं होगा तो इस लेक्चर की रसाई भी आपके लिए पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट होगा तो इस लेक्चर की रसाई भी आप तक पॉसिबल हो जाएगी। इसी तरह डिफरेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ने LMS बनाए हुए, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे जब आपको लॉगिन मिलता है बेटा, तो आपके पास असाइनमेंट भी वहीं पे आती है, क्विज भी वहीं पे आता है, कोर्स का कंटेंट भी वहीं पे अपलोड होता है, आप वहीं से डाउनलोड करते हैं, सुनते हैं, और आप उसके अंदर ये भी असाइन कर सकते हैं कि जी नंबर आपके कितने आए, रिजल्ट भी वहीं पे अनाउंस होता है। थर्ड कैटेगरी एक और इस्तेमाल आपके लिए लिख दिया गया, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर की जो फैसिलिटीज हैं इनमें भी नेटवर्क्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। पेशेंट की इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, टेलीमेडिसिन खोल दिए गए हैं, आप ऑन कॉल जो है क्या ले सकते हैं, अपनी दवाई ले सकते हैं डॉक्टर से, कॉल करें, अपनी वजूहात बताएं, अपने इशारे बताएं, अलामात बताएं कि मुझे क्या तकलीफ है, और वो आपको ओवर द कॉल ही दवाई लिख देता है। इसी तरीके से मेडिकल डेटाबेस डेवलप किए जा रहे हैं, जिसमें आप जब जब किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और अपना चेकअप करवाते हैं तो आपकी हिस्ट्री वहां पर मेंटेन कर दी जाती है। इसको इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम कहते हैं। इसी तरीके से अगर आप कोई मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करवा के आए हैं, सैंपल सबमिट करवा के आए हैं चुगताई लैब में या किसी भी लैब में, अब वो आपको एक मैसेज कर देते हैं और उसके ऊपर रिपोर्ट का लिंक आ रहा होता है, आप घर बैठे अपनी रिपोर्ट को वहां से मौसूल कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। ये तमाम फैसिलिटीज बेटा नेटवर्क की मदद से, कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से पॉसिबल हुई हैं, इसके अलावा ये पॉसिबल नहीं थी। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कंप्यूटर नेटवर्क्स में 3 यहाँ पे लिखी गई हैं। अगर आप इसमें मजीद ऐड करना चाहें तो जितनी ज्यादा ऐड कर सकते हो आप अपने तौर पर कर सकते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ येलो बॉक्स में रह गई जो कि इंटरनेट की लिखी हुई है। इंटरनेट बेटा एक प्राइवेट नेटवर्क होता है एक कंपनी के अंदर, जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपने स्पेसिफिक एम्प्लॉयज को एक्सेस देता है अपने नेटवर्क की। जिन एम्प्लॉयज को इसमें एक्सेस दी जाती है उनके अलावा इंटरनेट के जरिए बाकी लोग उस नेटवर्क का हिस्सा नहीं बन सकते, उस पर एक्सेसिबिलिटी हासिल नहीं कर सकते। तो इंटरनेट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेट, ये दोनों का फर्क आपने जरूर याद करना है। तो ये चैप्टर बेटा यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वहां पे इसको क्लियर कर लेंगे।